सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं खूनी मंडे की हॉरर एनिमेशन के ऊपर। और मैं आउटरो नहीं डालने वाला हूँ, मतलब जो मैं एंडिंग करता हूँ जो पिछली वीडियो में की थी वो नहीं करने वाला, क्योंकि मैं तीसरी बार इंट्रो शूट कर रहा हूँ। कभी ऑडियो की प्रॉब्लम हो रही है, कभी वीडियो लैग मार रही है। अभी आई होप ये अच्छे से रिकॉर्ड हो। सो ये सिर्फ इंट्रो ही है, सो मैं इंट्रो आउट्रो का दोनों ही अभी बोल दूँगा। सो अभी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं खूनी मंडी के हॉरर एनिमेशन के ऊपर। और पिछली वीडियो में मतलब मैं ऑफ इसलिए हो गया था, मतलब वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आउटरो में जो मेरा वो रेड कलर की ट्रेन वाली एनिमेशन थी, लास्ट में जो इंट्रो का वो डाला था, तो उसमें मैंने गाना लगा दिया तो कॉपीराइट आ गया था। तो फिर मैंने वो वीडियो डिलीट मारी, फिर जो वीडियो थी उसमें से गाना हटा के रीअपलोड किया मैंने। फिर मैंने आज देखा तो अच्छे खासे व्यूज़ आए हुए थे, ठीक ठाक, और सब्सक्राइबर्स भी बढ़े थे, तो मैंने वीडियो कर ली, बना दी। और आज है वेडनेसडे, और आज मैं अपना ऐसे ही पुराना हेडफोन यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ऑडियो की प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। अगली बार से मैं अपना न्यू हेडफोन ही यूज़ करने वाला हूँ, जो है पोर्ट्रॉनिक्स का, और वो वाला कॉस्मिक, उसका क्या है, कॉस्मिक ब्लैक, पता नहीं क्या है, लेकिन मैं वो नहीं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि वो उसका माइक्रोफोन ख़राब है। सो मैं वही बोलना चाहूँगा। और मैं कुछ टाइम में अपना गेमिंग अकाउंट भी खोलने वाला हूँ, गेमिंग चैनल। उसकी लिंक भी मैं फ्यूचर में अभी खोल लूँगा, तो फ्यूचर वीडियो में दे दूँगा लिंक कि मैंने ये चैनल खोला है। सो इंस्टाग्राम की भी लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो, मैं कभी कभार अपडेट दिया करूँगा, वैसे तो ऐसी है। आप मेरे को मैसेज करना है, कर सकते हो, और कमेंट कर दो कि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किसके ऊपर लाए, और आपको वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, या फिर वीडियो में क्या कमी है जो मैं पूरी कर सकता हूँ, आप वो बता सकते हो। सो चलते जल्दी वीडियो के अंदर, लेट्स गो। न्यू ईयर्स ईव। सुयश, जैस्मिन, तारा और मयंक कॉलेज में एक दूसरे के दोस्त बने थे। उनके कॉलेज का फाइनल ईयर चल रहा था। इसके बाद वो सभी अपनी अपनी जॉब्स में बिजी होने वाले थे, इसलिए वो आखिरी बार एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहते थे। उन चारों ने डिसाइड किया कि वो इस न्यू ईयर्स ईव पर एक क्लब में जाएंगे और एक यादगार पार्टी करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो पार्टी उन्हें एक ऐसी भयानक याद दे जाएगी जो वो भुलाए नहीं भूल पाएंगे। क्लब में बज रहे गानों पर डांस करते करते सुयश को छोड़कर बाकी सभी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। जैस्मिन ने तो इतनी पी ली थी कि शराब के नशे में उससे सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, क्योंकि सुयश ने शराब नहीं पी थी, इसलिए उसने बाकी सभी को घर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। उसने सबको जैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाया। गाड़ी की फ्रंट सीट पर मयंक बैठा था और पीछे जैस्मिन और तारा। शराब पीने की वजह से वो तीनों ही अपने होशो आवाज में नहीं थे। तभी अचानक गाड़ी चलाते हुए सुयश की नजर पीछे की सीट पर गई और वो अचानक सुन्न पड़ गया। उसने देखा कि जैस्मिन और तारा के बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई थी। सुयश की नजरें उस लड़की से मिली तो उस लड़की की आंखों से अचानक खून के आंसू निकलने लगे। ये देखते ही सुयश घबरा उठा और गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ घूम गया। सुयश ने जैसे तैसे करके गाड़ी संभाली और एक जगह आकर गाड़ी रोक दी। उस लड़की को देखकर सुयश की रूह कांप गई थी। जब सुयश ने वापस पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की गाड़ी में नहीं थी। सुयश ने अपने बगल में बैठे मयंक को नींद से उठाया और उससे कहा कि पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ था। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां जैस्मिन और तारा के अलावा कोई भी नहीं था। मयंक ने सुयश का मजाक उड़ाते हुए कहा,
भाई दारू मैंने पी है और नशा तुझे चढ़ रहा है। ऐसा बोलकर मयंक सुयश पर हंसने लगा, क्योंकि वो लड़की अब सचमुच गाड़ी में नहीं थी। सुयश को भी लगने लगा कि शायद वो उसका वहम ही था, और वो वापस गाड़ी चलाने लगा। तभी जैस्मिन को होश आया और उसने कहा कि उसे चक्कर आ रहे हैं। सुयश ने गाड़ी साइड में लगाई और जैस्मिन को उतार कर गाड़ी से बाहर ले गया। जैस्मिन ने गाड़ी से उतरते ही उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद सुयश ने मयंक को आवाज देकर पानी की बोतल मांगी, और कुछ ही सेकंड्स में सुयश के पैरों के पास एक पानी की बोतल रोल करते हुए आ गई। सुयश ने उस बोतल को उठाया और मुड़कर देखा तो मयंक और तारा गाड़ी में ही सो रहे थे। सुयश सोचने लगा कि मयंक और तारा गाड़ी में सो रहे हैं, तो आखिर वो बोतल किसने उसकी ओर फेंकी थी। पर जैस्मिन की हालत ठीक नहीं लग रही थी, तो सुयश ने फटाफट से वो बोतल जैस्मिन को दे दी। सुयश को अब कुछ तो अजीब लग रहा था, बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। जैस्मिन को गाड़ी में बिठाकर सुयश फिर से गाड़ी चलाने लगा, लेकिन कुछ दूर चलते ही अचानक से सुयश ने गाड़ी के ब्रेक मारे। सुयश को लगा कि उसकी गाड़ी के सामने वही लड़की आ गई है जो पहले सुयश को बैक सीट पर दिखी थी, लेकिन जब उसने गाड़ी रोकी तो वो लड़की क्या, दूर दूर तक उनके पास कोई नहीं था। सुयश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने वापस से गाड़ी स्टार्ट की और चुपचाप आगे चलता रहा। कुछ ही देर में वो लड़की एक बार फिर से अचानक ही सुयश की गाड़ी के सामने आ गई, लेकिन इस बार सुयश ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से उस लड़की की तरफ गाड़ी चलाने लगा। देखते ही देखते सुयश की गाड़ी उस लड़की के आर पार हो गई। अब सुयश को यकीन हो गया था कि वो लड़की कोई आत्मा है जो उसे बार बार दिख रही है। सुयश ने गाड़ी की स्पीड और तेज कर दी, क्योंकि वो अब बस घर पहुंचना चाहता था। तभी बैक सीट पर बेहोश पड़ी तारा एकदम से सीधी होकर बैठ गई। वो बिना कुछ बोले बस सुयश को घूरने लगी। सुयश की नजर जब तारा पर गई तो सुयश ने उसका नाम पुकार कर उससे बात करने की कोशिश भी की, पर तारा मानो सुन होकर बस उसे घूरे ही जा रही थी। तभी तारा एक अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। सुयश डर के मारे मयंक को उठाने की कोशिश करने लगा, पर मयंक होश में ही नहीं आ रहा था। देखते ही देखते तारा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और तारा अपना सर गाड़ी की विंडो पर जोर जोर से मारने लगी, इतनी जोर से कि उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया था। तारा बिल्कुल पागल हो चुकी थी और सुयश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सुयश के अलावा और कोई भी होश में नहीं था। सुयश ने पुलिस को फोन मिलाया और इससे पहले कि वो पुलिस से बात कर पाता, पीछे से उसकी गर्दन पर दो हाथ आए और उसका गला दबाने लगे। सुयश का कंट्रोल गाड़ी से हट गया और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सुयश को जब होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में था। उसी रूम के बेड पर मयंक भी लेटा हुआ था। पुलिस जब सुयश से पूछताछ करने आई तो उसे पता चला कि गाड़ी में बैठे सभी लोगों की जान बच गई थी, बस कुछ गहरी चोटें आई थीं। सुयश ने पुलिस को सब कुछ बिल्कुल सच्चाई के साथ बताया। तभी वहां खड़े एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, ऐसी ही एक लड़की के बारे में और भी केसेस आ चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि उसी रोड पर न्यू ईयर ईव के दिन एक लड़की को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। गाड़ी चलाने वाले ने पी रखी थी और वो उस लड़की को वहीं रोड पर पड़ा छोड़ गया। उस लड़की की उसी रात मौत हो गई और अब शायद उसी की आत्मा वहां भटकती है और उस रोड से गाड़ी चला रहे लोगों को हॉन्ट करती है। लेकिन सुयश के अलावा किसी को भी उस रात के बारे में ऐसा कुछ याद नहीं। सुयश को आज भी उस रात से जुड़े भयानक सपने आते हैं। उस रात के कई महीनों बाद तक भी सुयश ने रात में गाड़ी ही नहीं चलाई। 1 जनवरी 2003 की सुबह रितेश और उसके दोस्तों के साथ एक ऐसी घटना हुई जिसे वो आज तक याद करते हैं। उस समय रितेश सूरत की एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा था।
साल 2002 खत्म होने वाला था और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रितेश ने डूमास बीच जाने का प्लान बनाया। 31st की शाम को वो अपने दो और दोस्तों को लेकर डूमास बीच के पास एक रिजॉर्ट पर पहुंचे, जहां न्यू ईयर की एक पार्टी चल रही थी। रिजॉर्ट के स्टाफ को कुछ पैसे देकर उन्होंने अपने लिए ड्रिंक्स का जुगाड़ भी कर लिया था। खूब जोरों शोरों से रिजॉर्ट में पार्टी करने के बाद वो समुद्र के किनारे बैठने डूमास बीच की ओर चले। रिजॉर्ट के एक वेटर ने उन्हें रोक के बताया कि डूमास बीच हॉन्टेड है और वहां रात में आत्माएं भटकती हैं और उनको वहां जाने से मना किया। पर उन तीनों ने उस वेटर की बात नहीं सुनी और डूमास बीच चले गए। तीनों डूमास बीच पर बैठे हुए अपने हाथ में के ग्लास ड्रिंक लिए गप्पे मार रहे थे। डूमास बीच एकदम सुनसान थी और इन तीनों के अलावा दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। पर कुछ ही देर में रितेश के दोस्त रवि को वहां दूर कोई खड़ा दिखा, जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। उसका चेहरा धुंधला था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस एक प्रोजेक्शन है। रवि ने जब ये बात अपने दोनों दोस्तों को बताई तो उन्हें कुछ नहीं दिखा और उन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। रितेश ने बोला कि उसे ज्यादा चढ़ गई है और अब उसे और नहीं पीना चाहिए। पर रवि काफी श्योर था कि कुछ तो अजीब है। वो बार बार उसी धुंधले चेहरे वाली उस औरत को देख रहा था। देखते देखते अचानक वो उसके पास आ गई और उसके आर पार हो गई। रवि को एकदम से काफी अनईजी लगने लगा और वो चक्कर खा के नीचे बैठ गया। रितेश ने उसे पानी पिलाया, पर रवि की हालत और खराब होती जा रही थी। उसका शरीर गर्म पड़ने लगा और वो ठंड से कपकपाने लगा। उन्होंने वापस रिजॉर्ट जाने का सोचा, पर रवि चलने की हालत में नहीं था। रितेश ने अपने दूसरे दोस्त पुनीत को रिजॉर्ट से पानी, दवाइयां और जैकेट लाने को कहा। जैसे ही पुनीत वहां से गया, वैसे ही रितेश को किसी के रोने की आवाज आई। उसने देखा तो समुद्र के किनारे पर बैठी एक औरत नीचे मुंह करके रो रही थी। उसे भी समझ आ गया कि बीच पर और देर रुकना ठीक नहीं है। वो तुरंत कांपते हुए रवि को उठाने बढ़ा। जैसे ही रितेश ने रवि को खींचा, रवि ने कांपना बंद कर दिया और रितेश को बहुत जोर से पीछे धक्का दिया। रवि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गुस्से में रितेश को देखा, जिससे रितेश बहुत ज्यादा घबरा गया। इतने में पुनीत भी रिजॉर्ट के स्टाफ को लेकर वहां पहुंच गया। रवि उन सब को देखकर बहुत जोर से गुस्से में चिल्लाया और ये देखकर रिजॉर्ट वालों ने आग जलाकर उसे डराया और बहुत कोशिशों के बाद उसे बांध दिया। वो कुछ देर और चिल्लाया, पर फिर बेहोश होकर नीचे गिर गया। रवि को सुबह सुबह पास के हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मालूम हुआ कि उसे 107 डिग्री बुखार था। 2 दिन हॉस्पिटल में रह के वो ठीक तो हो गया, लेकिन उसे अपने साथ हुई घटना के बारे में कुछ याद नहीं। पर रितेश और पुनीत इस हादसे को कभी नहीं भूल पाए।
दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुना दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लगती है, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर क्या हो अगर ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज की कहानी है याविन और उसके दोस्तों की। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया। 3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। याविन और उसके दोस्तों को लेने आया ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याविन ने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था, अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। याविन को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा था। याविन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल लेना। तभी उस ड्राइवर ने याविन को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि याविन और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वो जिस इलाके में है वहां कभी कोहरा नहीं आता और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। याविन और उसके दोस्तों को ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर निकाल ली। खिड़की खोलते ही रिया को वापस सांस आई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल रही थी, पर उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस वही अटक गई। याविन, रवि और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी, पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था कि तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली परछाई दिखी जो एक बहुत ही बड़े आदमी जैसी लग रही थी। रिया मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी, पर भागते हुए उसने ये देखा कि वो परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही है। वो परछाई हमेशा उतनी ही दूर होती
जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। पर हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया था। लंबे काले साये को देखकर रिया बुरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ी। ग्याविन, रवि, वो ड्राइवर और रिया अब भी गाड़ी में थे। रिया ने जैसी वो खिड़की खोली थी, वो बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रवि को जल्दी से वो खिड़की बंद करने को कहा। ग्याविन और रवि रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। ग्याविन को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी पर वहम की पट्टी चढ़ा रहा है। ग्याविन बस वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। ग्याविन ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा। ड्राइवर ने ग्याविन की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। अब याविन और रवि की सांसें वहीं अटक गई थीं। याविन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। याविन ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। तो खून से लथपथ पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि याविन की दोस्त रिया थी। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिया तो उसके साथ गाड़ी में थी। याविन दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर और कोई भी नहीं बैठा था। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। याविन ने रिया की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। याविन उस घने कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया और याविन का गाड़ी की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो गाड़ी रोड के एक साइड के एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली जिसमें ड्राइवर, याविन, रवि और रिया थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन यावी के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। अगली बार कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। अगर आपको